नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं पवन कुमार, मेंटर्स पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्या क्या सिलेबस है, जो कि आपको बीएचयू बीए एंट्रेंस सोशल आर्ट्स में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, पर आज वार्तालाप होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं ले लूंगा और डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आता हूं। फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूरी होता है कि वो टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसकी क्यों क्या आवश्यकता पड़ी, हमारे संविधान में क्यों लिया गया, अब उसका पोजीशन क्या है और उसमें क्या क्या संशोधन होना आवश्यक है। उसी को बताते हुए सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स को हमारे देश में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यह हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 तक में बताया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दरअसल मैग्ना कार्टा जो है इंग्लैंड से लिया गया शब्द है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले जब वहां पर मजदूर आंदोलन जब हुए थे तो मजदूरों को कुछ अधिकार दिया गया था। उसी के आधार पर मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमें कुछ अधिकार देते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। जब हमारा संविधान सबसे पहले बनकर तैयार हुआ था तो हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसे मैं आपको बारी बारी से चर्चा करूंगा। तो आइए बात करते हैं सभी फंडामेंटल राइट्स की, जो संविधान द्वारा हमें प्रदान की गई है। जब प्रारंभ में संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए। इसमें राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्रदान किया गया। परंतु 1978 में उस संविधान संशोधन किया गया, 44th अमेंडमेंट। इसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर लीगल राइट में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 4 प्रकार का आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, किस साल हटाया गया, और अभी वो किस भाग में है और किस आर्टिकल में उसको रखा गया है। यहाँ से आपको होना हो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ देते हैं हर एक एग्जाम में, न सिर्फ बीएचयू एंट्रेंस, बाकी आपको अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप इस नोट्स को कॉपी के ऊपर में कॉर्नर पर आप लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप कॉपी पलटे तो आपको सबसे पहले इसी पर ध्यान पड़े। उसके बाद आप इसको हमेशा रिमाइंड करते रहिएगा। अब मैं बात करता हूँ बारी बारी से सभी राइट्स, किसमें क्या प्रावधान है, उसे क्या उपचार है और उसे क्या क्या संशोधन किए गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश फैसले जो होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, चाहे वो सबरीमाला मंदिर केस हो, चाहे 370 हो या फिर 497, सभी आप देखिएगा कि सारे जितने भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आए हैं वो फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। मैं आपको इसे करंट से रिलेट करके बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। कानून के द्वारा बनाया गया सभी कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होंगे। किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें एक्सेप्शन आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इसमें एक्सेप्शन में आते हैं। दूसरा आर्टिकल 15, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, लिंग, जाति और धर्म और जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप इसमें भी एक्सेप्शन देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर
जहाँ के व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तीसरा है आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए। लेकिन इसमें भी आप एक्सेप्शन देख सकते हैं कि SC, ST और OBC उनके उत्थान के लिए हमारे संविधान में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरा चौथा पॉइंट है आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछे जाते हैं कि छुआछूत का अंत हमारे संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो आप आर्टिकल 17 लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट है आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी उपाधियों का अंत। आप जानते हो कि जब हमारे देश में मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब व्यक्तियों को बहुत प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। केसर हिंद, जंग बहादुर, राय बहादुर जैसे उपाधियों से उन्हें नवाजा जाता था। शेर हिंदुस्तान, शेर कश्मीर, शेर बंगाल, इन्हीं टाइटलों को खत्म करने के लिए एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स दिया गया है। लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण को और सेनाओं द्वारा दिए गए मेडल्स और सम्मान को इससे अलग रखा गया है। यहाँ तक यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पद्म विभूषण किस आर्टिकल के तहत हमें दिए जाते हैं, तो आप आर्टिकल 18 लिख सकते हो। यदि आपको विदेशों से कोई सम्मान या पुरस्कार मिल रहा है तो बिना आप राष्ट्रपति के सलाह के आप उसे नहीं ग्रहण कर सकते हो। इसका प्रावधान आर्टिकल 18 में किया गया है। फिर आपने देखा राइट टू इक्वलिटी, इसमें 5 आर्टिकल का वर्णन किया गया है जिसमें आपको लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है छुआछूत का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आप इसको अच्छे तरह से अपने कॉपी पर एंट्री लिख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में सुगमता हो। अब हम आगे बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 तक में किया गया है। तो अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 19, जिसमें हमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला है आर्टिकल 19A, जिसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन इसमें किया गया है। इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन मिलता है। आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आप आराम से आर्टिकल 19A या 19 क मार सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी के ऊपर दिए, में होता है कॉपी ऊपर में, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी खोले कॉपी सबसे पहले आपको इसी पर ध्यान करें। दूसरा बात है असेंबली यानी सभा करने की स्वतंत्रता। आप सरकार के किसी फैसले से असंतुष्ट हो, अपनी मांग को मनवाना चाहते हो, तो आप सभा कर सकते हो। लेकिन सभा वैसा होना चाहिए जिसमें आप बिना हथियार रहित हो, न कि आप AK-47 लेके धरना में बैठ जाइए, तो आप सरकार आपको तुरंत जेल में उठा के डाल देगी। तीसरा आता है आर्टिकल 19C, जिसमें एसोसिएशन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप उदाहरण स्वरूप आप एकत्रित हुए लेकिन आपका कोई सुन नहीं रहा है, तो आप एक संघ बनाओगे ताकि आप सरकार पर दबाव बनाओ, इसलिए आप संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आप आतंकवादी संगठन बना लो, एक लीगल वे में आप संघ बना सकते हो। चौथा आया 19D, जिसमें मूवमेंट यानी आवागमन। मानिए फिर आप संघ बना लिए, फिर भी आपका कोई नहीं सुन रहा हो, तो आप देश में घूम कर प्रचार करोगे कि हमारा ये समस्या है, हमारा समस्या का समाधान कीजिए। तो आप प्रदेश में घूमोगे, आवागमन करोगे, ताकि देश के सभी व्यक्ति, देश के कोने कोने के व्यक्ति आपकी समस्याओं से रूबरू हो। जब आप आवागमन करोगे तो कहीं वहां निवास भी करोगे, इसलिए हमें निवास की करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। इसका एक्सेप्शन भी है। अपवाद स्वरूप आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर। ऐसा नहीं कि आप जाके जम्मू कश्मीर में 2 कट्ठा खरीद के बस जाओ और कहोगे हमारे सर ने पढ़ाया था BHU वर्ल्ड में कि आप कहीं जाकर निवास कर सकते हो, तो नहीं। आप एक्सेप्शन मैंने बता दिया कि जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते हो, हाँ घूम फिर सकते हो, जाओ डल झील घूम के आओ। अब चौथा बात करते हैं प्रोफेशन। अब मानो कहीं किसी देश में किसी जगह पर आप बस गए, खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, कुछ करोगे, करने के लिए अब वृत्ति यानी व्यापार, अब वो व्यापार करना चाहिए, काम करना चाहिए। अब वैसा वृत्ति नहीं करने लगो जिससे कि असंवैधानिक हो। अब हो कि हमें तो वृत्ति करने का अधिकार है, तो नहीं, वही वृत्ति वही काम करो जो कि लीगल हो, न कि आप चरस गांजा का धंधा करना शुरू कर दीजिए, ये सब गलत है। तो ये हमारे 6
अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। अब हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 20 में। फंडामेंटल राइट में अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आप पहुंचे हैं प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उदाहरण स्वरूप आपने कुछ अपराध किया तो आपको अपराध करने के बाद क्या क्या संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं जिससे कि आप उसे बच सको, इस अधिकार का भी इसमें उल्लेख किया गया है। उदाहरण स्वरूप इसमें 3 प्रकार के टर्म आते हैं। पहला, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा। उदाहरण स्वरूप आपने मानो कि कोई अपराध किया, उदाहरण स्वरूप आपने किसी का पैसा चोरी किया 1000 रुपया। अब ऐसा नहीं हो कि यदि आपको एक बार 2 साल की सजा हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि पुलिस बार बार आप ही को उठा के सजा दे। इसका उल्लेख भी आर्टिकल 20 में किया गया है। दूसरा है उस समय कानून के अनुसार सजा, जिस समय आपने कोई अपराध किया हो अब उस समय कौन सा नियम था उसके लिए सजा क्या था उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। मानो कि आपने 2004 में कोई अपराध किया, अब उस समय उस अपराध के लिए सजा थी 3 साल, ठीक है। और आपको न्यायपालिका के क्रम से गुजरते गुजरते आपका हो गया 2007 आ गया, और उस समय कानून में चेंज हो गया, उसी सजा के लिए उसी जुर्म के लिए सजा का प्रावधान हो गया 5 साल, लेकिन फिर भी आपको सजा मिलेगी 3 साल की, क्योंकि उस समय क्या कानून प्रावधान था इसके अनुसार हमें सजा मिलती है। तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। आपने सुना होगा कि पुलिस बहुत पीटती है जेल में और आपको जुर्म कबूल करवाती है, लेकिन उस कबूलनामे को अदालत नहीं मानती है, क्योंकि आप अपने खिलाफ खुद गवाह नहीं बन सकते हो। परंतु इसमें भी एक्सेप्शन है कि आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग, आपके वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सब आपके खिलाफ गवाह के रूप में पेश किए जा सकते हैं। ये हमारे हो गया आर्टिकल 20, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये सबसे फंडामेंटल राइट्स का प्राण माना जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें आपके लगभग हमेशा कुछ ना कुछ प्रावधान होते रहते हैं, हमेशा संशोधन बहुत सारे हुए हैं। उदाहरण स्वरूप इसमें आपके पानी पीने की स्वतंत्रता, आपको शुद्ध पानी चाहिए, आपको भोजन चाहिए वो भी अच्छा वाला। इसके अलावा आपको सोने की स्वतंत्रता। आपको याद होगा रामलीला मैदान, बाबा रामदेव पर जब लाठी चार्ज किया गया था उसी के जस्ट बाद उन्होंने एक PIL दर्ज किया था, जिसके बाद हमें सोने की स्वतंत्रता दी गई। यानी कि जब आप सोए हुए हो तो आपको कम से कम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे आपको आराम से चैन से सोने की स्वतंत्रता है, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये आप हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गया। राइट टू फ्रीडम अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 से, जो पहले तो नहीं था लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, जिसमें कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात 6 से 14 साल के बच्चे का एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 22, जिसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन सर्टेन केस, यानी गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण। जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है या करने के दौरान आपको संविधान द्वारा क्या क्या अधिकार दिया गया है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उदाहरण स्वरूप इसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला, हिरासत में लेने के कारण बताइए, यानी जब आपको पुलिस पकड़ने आए तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई साहब मुझे किस अपराध के लिए आप पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको आया और उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया, आपको पता है नहीं कि भाई मैं किस कारण से, मैंने क्या जुर्म किया कि मुझे पुलिस ने पकड़कर अंदर कर दिया। तो इसमें यही आपको अधिकार दिया जाता है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इसमें भी एक्सेप्शन है कि आने जाने का समय हटाकर, उदाहरण स्वरूप आपने बनारस में किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया और आप पहुंच गए हैदराबाद, वहां से आपने फोन किया कि सर मैं हैदराबाद में 4 मीनार के पास हूँ, आइए आपको गिरफ्तार कर दिखाइए। पुलिस की सिंघम टाइप के पहुंच गया बुलेट लेके, अब आपको लाने में लग गया 2 दिन। आप तो बोलोगे भाई हमें 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो उन्हीं के लोगों के लिए ये किया गया कि आने जाने के समय को छोड़कर जब आपको पुलिस उठाकर ले आएगी बनारस, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगला है वकील से सलाह लेने का।
जब आपको जेल में बंद कर दिया गया है तो आपको अपने वकील से बात करने का, विचार विमर्श करने का अधिकार है। आप अपने लिए खुद वकील रख सकते हो। ये सारे अधिकार हमें आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। अब व्यक्ति कहेंगे आपको कंफ्यूजन होगा, आर्टिकल 20 और 22 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। उसमें अपराध से दो सिद्धि का संबंध में संरक्षण और 22 में दिया गया है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब सोचो, इसको आप एक लिंक के द्वारा लिंक कर सकते हो। पहले आप अपराध करोगे या गिरफ्तार होगे? पहले आप अपराध करोगे, है ना? क्योंकि जब आप, इसीलिए आर्टिकल 20 में पहले अपराध के लिए बारे में बात किया जाता है, उसके बाद 22 में गिरफ्तारी के बाद के विषय में बात किया जाता है। तो ये आर्टिकल 20 और 22 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी पूछे आप आराम से टिक मारो और 4 नंबर ले लेना, क्योंकि यदि गलत मारोगे तो 1 नंबर कटेगा, 3 नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन यदि सही मारोगे 1 नंबर कटेगा नहीं, 3 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर हुआ ना। अब आगे बात करेंगे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका चर्चा किया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम के बाद अब बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, यानी हमारा कोई शोषण न कर ले, इसका भी हमारे संविधान में स्पष्ट शब्दों में प्रावधान किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 23 और 24 दोनों में किया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 23, इसमें वर्णन है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा उनके इच्छा के विरुद्ध बलात्कार, बेगारी और दास प्रथा का उन्मूलन इसी के अंतर्गत किया गया है। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे? क्वेश्चन पूछा गया दास प्रथा का अंत हमारे संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? आपको तो जाएगा हम तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा दास प्रथा का लिखा हुआ ही नहीं। लेकिन नहीं, आप या इसके अंतर्गत आप इसमें वर्णन है, स्पष्ट शब्दों में नहीं, लेकिन इसी के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 23 में दास प्रथा, बेगारी और किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के अनुसार काम न करना, इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा। उदाहरण स्वरूप इंडियन आर्मी या सरकार इंडियन फौज को उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते हुए भी उसे काम करने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न होता है, इसलिए यह इसका वाद आता है। अगला है आर्टिकल 24, जिसे बलात्कार का प्रतिषेध, यानी कि 14 साल से कम की उम्र के किसी बच्चे को आप खतरनाक जगह, खान, किसी फैक्ट्री या ऐसे जगह जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसे जगहों पर आप उसे काम पर नहीं रख सकते हैं। इसका प्रावधान आर्टिकल 24 में किया गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि बलात्कार का प्रतिषेध किस आर्टिकल में है, तो आप आराम से आर्टिकल 24 मार के 4 नंबर बहुत ही इजी वे में आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि हम जानते हैं भारत धर्म विविधताओं का देश है, बहुत से धर्म यहाँ पड़े हुए हैं, तो इसी के लिए हमारे राज्य का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ अनेक धर्म मानने वाले बहुत से लोग रहते हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को उनके अपने धर्म को आबाद रूप से मानने, व्यवहार करने और उसके लिए संस्थाएं गठित करने, मंदिर बनाने का भी अधिकार दिया गया है, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में स्पष्ट शब्दों में किया गया है। अब हम इसे 25 से 28 3 आर्टिकल्स को आपको बारी बारी से समझाते हैं। पहला है आर्टिकल 25, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता यह हुआ कि आप जो धर्म मानते हो उसके लिए कार्य कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 से वर्णन किया गया है। आप एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हो कि सिख धर्म के लोग पगड़ी पहनते, पाग पहनते, उनके लिए ट्रैफिक नियम ही पालन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके धर्म का सवाल है कि वो पाग पहनेंगे ही, क्योंकि यदि वो हेलमेट पहने तो पाग खोलना पड़ेगा और यहाँ पर उनके धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, इसलिए उनके लिए ये रूल चेंज होते हैं। दूसरा है आर्टिकल 26, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी आप कोई किसी प्रकार का धार्मिक कार्य कर रहे हो तो उसके प्रबंधन की आपकी स्वतंत्रता है। मानो आप गायत्री मंत्र का यज्ञ करवा रहे हो, कोई किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान करवा रहे हो, किसी प्रकार का मंदिर बनवा रहे हो, तो उसका जिक्र आर्टिकल 26 में किया गया है। तीसरा है आर्टिकल 27, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। सरकार आपको ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसका उपयोग किसी खास धर्म के लोगों के उत्थान के लिए हो। इसका वर्णन आर्टिकल 27 में किया गया है।
आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हो कि विजयदशमी सरस्वती पूजा में टैक्स यानी चंदा मांगने के लोग आते हैं, लेकिन वो आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको इच्छा तो दीजिए, नहीं इच्छा तो नहीं दीजिए। आप इसके यदि वो आपको फोर्स करता है तो आप उससे सीधे आर्टिकल 27 की बात करो। आर्टिकल 27 में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम आपको इच्छा अनुसार हम आपको टैक्स चंदा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसका वर्णन आर्टिकल 27 में दिया गया है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप तो इंटरलिंक कर सके और इसको समझ सके। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 का, फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस वर्शिप। आप जानते होंगे बहुत से स्कूल होते हैं, मिशनरी स्कूल होते हैं, कुछ हिंदू स्कूल होते हैं, कुछ मुस्लिम स्कूल होते हैं, मदरसाएं होती है, कुछ चर्च होते हैं। तब आप वैसे स्कूलों में अनुष्ठित होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। आपका इच्छा तो आप अटेंड कीजिए, न इच्छा हो तो न अटेंड कीजिए। इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 28 में दिया गया है। इसके लिए आपको किसी प्रकार का फोर्स नहीं किया जाएगा। यदि बच्चे का उम्र 14 साल से कम उम्र की हो और स्कूल द्वारा उसे किसी वर्कशॉप में, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बोला जाता है तो इससे पहले आपको टीचर्स को उस बच्चे के गार्जियन से अनुमति लेना आवश्यक होता है। अब आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 29 और 30 की। अब फंडामेंटल राइट्स में मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही बनाया गया है। अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, लिपि, एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ाने के लिए इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी के लिए नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही प्रावधान किया गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की, जिसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए आर्टिकल 29 का प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें वंश, जाति और अल्पसंख्यक के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने में कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 29 में स्पष्ट शब्दों में किया गया है। अब दूसरा आता है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अल्पसंख्यकों द्वारा अपना खुद का शिक्षा संस्थान बनाने और उसका क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया है। किसी भी अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सरकार द्वारा किसी दिए गए अनुदान पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया जाएगा या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन स्पष्ट शब्दों में आर्टिकल 30 में है। अब पता करते हैं कि आर्टिकल 29 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे। इसमें क्वेश्चन सिर्फ कितना पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आप आराम से आर्टिकल 29 और 30 में मार्क कर दीजिएगा। लेकिन अब आपको आएगा संस्कृति और शिक्षा, दो टर्म आते हैं। जब संस्कृति आए तो आर्टिकल 29, और जब शिक्षा की बात करें तो आप आर्टिकल 30। बस पहले संस्कृति आती है, उसके बाद शिक्षा आती है। तो माइनॉरिटीज के संस्कृति के जो उत्थान की बात करता है वो आर्टिकल 29 है, और जो अल्पसंख्यकों के शिक्षा के उत्थान की बात करता है वो आर्टिकल 30 है। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 32। अब आप कहिएगा कि आर्टिकल 31 मैंने छोड़ दिया, तो मैंने इसका चर्चा पहले ही किया था शुरुआती में इंट्रोडक्शन में कि आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, और इसे भाग 12 में आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। इसलिए मैं 31 को नहीं बताऊंगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। जैसे अब देखिए आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। इसमें मैंने नोट्स करके लिख दिया है। इसे आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बताया था संविधान की आत्मा। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है, तो आप आराम से आर्टिकल 32 में टिक कर सकते हो। अब ये जानना होगा कि ये है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या। ये वो अधिकार है जिसके तहत
आपको ये अधिकार मिलता है कि जब आपके जो 31 तक दिए गए फंडामेंटल राइट्स है उसका ये उल्लंघन होता है तो आप किसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये आर्टिकल 32 वही अधिकार है जो कि हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजता है या हाई कोर्ट भेजता है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ रीट जारी करते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन न हो। वो 5 प्रकार के रीट्स होते हैं जिसका वर्णन मैं बारी बारी से पूरा करता हूँ। पहला है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति को पुलिस ने अंदर कर दिया, अब व्यक्ति को लगता है कि मैंने कुछ जुर्म नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे यूं ही सजा मिल रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को हैबियस कॉर्पस में बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अपना आवेदन दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट बंदी पर इसी रीट के तहत गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी को सशरीर हमारे सामने उपस्थित किया जाए। ये कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस सरकारी अधिकारी को यह आदेश देता है कि आप यह काम नहीं कर रहे तो आप इस काम को कीजिए, अपने अधिकारों का ज्यादा फायदा मत उठाइए और आप उन्हें कार्य करने के लिए विवश करता है। ये परमादेश, इसे शब्दों से स्पष्ट होता है आदेश, जो आदेश ऊपर से नीचे के अधिकारियों को दिया जाता है। तीसरा आता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है कि इसमें कहा जाता है कि निचले अदालतों को बताया जाता है कि आप अपने लिमिटेशन में कार्य करें, ये अधिकार क्षेत्र, ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे आप उसे फॉरवर्ड करें, इसे आप प्रतिषेध में देख सकते हैं। तीसरा आता है उत्प्रेषण, जिसमें यह भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जा सकता है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। तीसरा है अधिकार परीक्षा, यानी जब कोई सरकारी अधिकारी अपने अधिकार का गलत उपयोग करता है और अपने अधिकार से, अपने लिमिटेशन से बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे सवाल करता है कि आप यह कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं, आप अपने लिमिट में रहिए और अपने चारों से पैर बाहर मत फंसाइए। इसी का उल्लेख अधिकार परीक्षा में किया गया है, जिसके तहत सभी सरकारी अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का अंकुश रहता है। अभी तक आपने फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड सारे पॉइंट को अपने अच्छी तरह देखा, जिसमें मैंने लगभग फंडामेंटल राइट से संबंधित 90% क्वेश्चंस का, समस्याओं का समाधान मैंने कर दिया। लेकिन फिर भी आपका 10% कहीं छूट ना जाए, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पता ना चल पाए ये क्वेश्चन कहाँ से है। तो उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए और आपके कुछ जनरल नॉलेज के लिए, यदि आप कुछ किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें मैं नोट करके अभी कुछ बता रहा हूँ। आप इसे अच्छी तरह ध्यान दीजिए ताकि ये आपको आगे भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। जिसमें नोट फर्स्ट देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, ये विदेशियों को भी प्रदान किया जाता है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही दिया गया है, यह विदेशियों को नहीं दिया जाता है। जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं 15, 16, 29, 30 और 19, जिसमें आप स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है। और बाकी मैंने अब इन सभी को आपको विस्तार से बताया था, जिसे आपने अपने कॉपी पर अच्छी तरह नोट्स भी किया है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप इसे कॉपी पलट कर आप फिर से देख लीजिए कि ये इसमें क्या चीज़ का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं, जिससे आप जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। लेकिन जब भी आप किसी बुक को पलटिएगा, यूट्यूब पर दिए गए कोई भी लेक्चर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको 14 से 32 तक ही पढ़ाया जाता है। आपको 12, 13 और 33, 34, 35 कहीं नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए व्यक्ति पता ही नहीं चल पाता कि ये हमारे फंडामेंटल राइट में जोड़ा क्यों गया, जबकि ना किताब में दिखाया जाता है न तो कोई लेक्चर में बताया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए इसका एक संक्षिप्त शब्दों में आपका एक चर्चा कर दूं, ताकि आपको जब कहीं बोलना पड़े, किसी को पढ़ाना पड़े या कहीं आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं 2 मिनट में ये इनसे संबंधित समस्याओं का हल कर देता हूँ।
ये देखिए सबसे पहला आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? जो डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, ये राज्य की परिभाषा देता है। राज्य के अंतर्गत संघ, राज्य और नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया है, ये आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 13 की बात करें तो ये कहता है फंडामेंटल राइट्स इज सुपीरियर देन अदर लॉ। मतलब राज्य संसद द्वारा बनाया गया जो पहले जो कानून था और फंडामेंटल राइट्स में जब भी कभी टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट्स सर्वोच्च माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है, और पूर्व बनाए गए संविधान को वहां पर हटना पड़ता है पीछे। इसलिए आर्टिकल 13A में कहा जाता है। दूसरा है आर्टिकल 13(2), जिसमें संविधान ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। यदि संविधान द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वो उसी समय असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 में इस तरह का वर्णन किया गया है। आपने आर्टिकल 12 और 13 से पढ़ लिया। अब आर्टिकल 33 और 34 की बात करूंगा। आर्टिकल 33 क्या है? आप आर्टिकल 33 को फंडामेंटल राइट्स का अपवाद कर सकते हो। मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो भारतीय सेना है, सेना, सैन्य बल और अर्धसैनिक बल, इसमें क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सेनाओं की मूल जो ढांचा होता है वो अनुशासन के बल पर रहता है। यदि वहाँ पर अनुशासन की हल्का सा भी अनदेखी किया जाए तो हमारे देश की जो सिक्योरिटी होती है वो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सेनाओं के अंदर फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप कभी हमारे देश में युद्ध छिड़ गया हो, हमारे देश के सैनिक कहें कि नहीं हम युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। यदि वो युद्ध न लड़ेंगे तो क्या होगा हमारे देश का? इसलिए वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है और उन्हें युद्ध में जाना पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे। इसलिए आर्टिकल 33 में इसका वर्णन किया गया है। अब आए थे आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 क्या है? आपने अफसपा का नाम सुना होगा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो हाल ही फिलहाल मणिपुर में बहुत ही चर्चा का विषय रहा और इसे असम में भी हटाया गया 2 दिन पहले। इसलिए चर्चा के विषय इसलिए होना वैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ये क्या होता है? जिस भी क्षेत्र में जो जैसे एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, मणिपुर में लगा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट के लगभग राज्यों में ऐसा लगा हुआ ही रहता है। इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि जिस भी क्षेत्र में अफसपा जारी हो जाता है वहाँ पर लोगों के फंडामेंटल राइट्स में कटौती की जाती है। वहाँ पर सैनिकों द्वारा किए गए इलीगल कार्यों को भी संवैधानिक माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कुछ कार्यों से वहाँ की जनताओं के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो भी वो लीगल माना जाता है, उसे संवैधानिक माना जाता है। और वहाँ के सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया हर कार्य को लगभग एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। यही हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स से संबंधित लगभग ये 10% था। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपको आगे भविष्य में भी काम दे। अब मैं फंडामेंटल राइट्स से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में लगभग पूछे ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार रिपीटेशन होते रहते हैं, मैं आपको वो अभी बताता हूँ। अब आइए बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैक्सिमम रिपीटेशन हर एक एग्जाम में होते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप देखते हैं पहला क्वेश्चन जिसका रिपीटेशन आप देख सकते हैं कि 4 बार किया जा चुका है। यह सोशल साइंस के एग्जाम में 2017, 2015 में और आर्ट्स के एग्जाम में 2014 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे: आर्टिकल 14, आर्टिकल 356, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21। यदि हम आपने हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो आप अच्छे तरह से 4 नंबर आराम से ग्रहण कर सकते हो। यह आप जानते हो इसका क्या आंसर होगा? आर्टिकल 17। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी 2 बार रिपीटेशन हो चुका है। सोशल साइंस में 2015, 2014 दोनों बार लगातार बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? मैंने फंडामेंटल राइट्स से शुरुआती में ही इसका अच्छे तरह से आपको समझाया होगा। समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप जानते हैं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 दिया गया है, स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 से
22 तक में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में दिया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। इस आधार से आप आराम से मार सकते हो कि समानता है और इस प्रकार का आराम से 3 नंबर ग्रहण कर सकते हो। ऐसे आप देखिए कि इस बार पिछला बार पूछा गया था कि आर्टिकल 14 का संबंध किससे है और ना अगला एग्जाम में आपसे पूछते आर्टिकल 19 का संबंध किससे है, तो आराम से स्वतंत्रता का अधिकार से लिख सकते हो। इसके अलावा इसका उल्टा ही पूछ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आप 25 से 28 में जो बताया था उस आधार पर आप आराम से टिक कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, बनते नहीं क्वेश्चन। आप एक ही क्वेश्चन को उल्टा के पूछ देगा, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और आराम से आप जवाब देकर आराम से 3 नंबर 4 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, जो सोशल साइंस के एग्जाम में 2010 में पूछा गया था। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इन्हें क्या पूछा है, निम्न में से किन मुद्दों को शोषण के विरुद्ध अधिकार हेतु विचार के लिए चुना गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में किनको सम्मिलित किया गया है। जैसे पहला ऑप्शन है आपका मानव व्यापार और बलात्संग। आप जानते होंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध 23 और 24 में दिया गया है। इस आधार पर आप मानिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है आपका मानव व्यापार और बलात्संग 23, अस्पृश्यता का 18। जानते हैं कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं आता है, इसको हम काट देंगे। तीसरा है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा, ये भी नहीं आता है, इसको भी काट देंगे। चौथा फैक्ट्री एवं खाद्यान्नों में बलात्संग पर रोक, ये आर्टिकल 24 है। यानी कि आप फर्स्ट और फोर्थ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे 1 और 4, तो आप इस पर टिक लगाकर आराम से 3 नंबर ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन मैं अभी आपको और कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं जब आपका पूरा सिलेबस में खत्म कर दूंगा तो लास्ट में आपको हर एक टॉपिक से संबंधित लगभग 50 प्रश्न आपको कराऊंगा, जो कि आप गांठ बांध लेना। उससे लगभग आपको होना हो 10, कभी 5, कभी 8, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन में 14-13 तो लड़ ही जाएंगे। इसलिए आप जो मैं लास्ट में जो क्वेश्चन करवाऊंगा 50 क्वेश्चन का हर एक टॉपिक से रिलेटेड 50-60, तो वो आप अच्छे तरह से पढ़ोगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स देखा। अब इसी के साथ साथ हम आपको एक छोटा टॉपिक, छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं और कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी मौलिक कर्तव्य। कहा जाता है कि बिना फंडामेंटल ड्यूटीज की आपके राइट्स की कोई अवधारणा नहीं है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने कर्तव्य को पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्तियों की राइट्स का उल्लंघन होता है। इसलिए हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अरे तुम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे 11 है, लेकिन क्या है उससे हम ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन उसका इंट्रो क्या है मैं वो बताऊंगा कि उससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जिसके बनने की संभावना है और जो पूछे गए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को टच करूंगा। तो आइए बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की मूल अवधारणा, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन की। सबसे पहला पॉइंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, उस समय रूस नहीं था, यूएसएसआर था, जो भी वर्तमान में रूस का रूप लिए हुए हैं। यानी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को किस देश से ग्रहण किया गया है, तो आप रूस याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल, जो जब हमारा संविधान प्रथम बार बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी शब्द का कोई उल्लेख नहीं था, परंतु 1976 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे स्वर्ण सिंह समिति कहा गया। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो आप याद कर लीजिएगा वो थे स्वर्ण सिंह समिति। इसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे, उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम स्वर्ण सिंह समिति रखा गया। आपका यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से, और फिर ईस्वी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन था वो पूछा जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जब पहली बार
फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था उस समय हमें 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11 मौलिक कर्तव्य। इसमें यह प्रावधान किया गया कि माता पिता का या संरक्षक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दे। इन्हें मौलिक कर्तव्य में रखा गया और ये 2002 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि अभी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कर्तव्य का क्या स्थान है हमारे संविधान में। तो वो हमारे संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में रखा गया है। आपका यहाँ तक एक क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है, तो आप 51A या 51 का लिख सकते हैं। आपके जितने क्वेश्चन से सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज के सिर्फ यही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जानते होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज अभी 11 है, जिसमें आपको अपने राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, देश की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखना, etc आपको दिए गए हैं 11 प्रकार के, जिसमें आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आपको यही 10 पॉइंट से आएंगे। आप इसको अपने मन में कंठाग्र कर लो, जब भी पूछा जाए तो आप आराम से एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और आराम से आप ये 10 क्वेश्चन का जवाब देकर आराम से क्वेश्चन ये नंबर प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है पिछले साल 2014 सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। उसमें ऑप्शन थे अमेरिका, आप जानते हो कि अमेरिका से क्या लिया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अमेरिका से हमारे संविधान में कौन सा भाग लिया गया। मैंने आपको पिछले ही बताया था फंडामेंटल ड्यूटी। जापान, कनाडा या रूस, ये क्वेश्चन 2014 में पूछे गए हैं। तो आराम से रूस पर टिक करके 3 नंबर आराम से ग्रहण कर सकते हो। ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। आप इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन ही मैं अगले जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसमें भी करवाऊंगा। अभी के लिए काफ़ी है, बस आप इन्हीं पॉइंटों को ध्यान रखें। यही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। फिर से हमारे वीडियो को देखते रहिए और उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। जब आप क्वालिफाई करोगे BHU एंट्रेंस तो आपसे ज़्यादा हमें खुशी होगा कि हमारा दोस्त, हमारे मित्र हमारे साथ पढ़कर हमारे यूनिवर्सिटी में आए हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे यूनिवर्सिटी में। आप आइए और सिर्फ आप पास करने के लिए नहीं बल्कि आप टॉप करने के लिए पढ़ो। हमारा उद्देश्य है कि टॉप 10 में BHU वर्ल्ड द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट 5 में होना चाहिए। यदि आप साथ दो और हमारा सहयोग रहा तो हम लोग पक्का सफलता प्राप्त करेंगे। और 5 क्या हम 10 में से 7 या 10 में 10 का लक्ष्य पूरा करेंगे। यदि आप साथ दोगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक करें और हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ाइए ताकि हम अपना 100% आपको दे सके और आप सफलता की नई सीढ़ियां बना सको। धन्यवाद।